Welcome back to Vijayawala Academy. I am Vijay Kumar and स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग मानव जनन के थर्ड लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं वृषण की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। उसके बाद हम लोग ये जब पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे पुरुष जनन तंत्र, सहायक ग्रंथियाँ व नलिकाएँ, ये पढ़ेंगे हम लोग। पुरुष जनन तंत्र में पढ़ेंगे सहायक नलिकाएं व ग्रंथियां के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में अभी तक जो भी पढ़े थे एक बार चलिए उसका क्विक रिकैप ले लेते हैं। और पिछला क्लास नहीं देखे थे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। हम लोग मानव जनन में मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला सजीव परक जरायु प्राणी है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, जनन घटनाएं यौवनारंभ के पश्चात प्रारंभ हो जाती है। यौवनारंभ के जस्ट बाद ये प्रारंभ होती है। इसमें क्या क्या घटना होती है? तो पहला गेमीट का फॉर्मेशन होगा, दूसरा इंसेमिनेशन होगी, तीसरा फर्टिलाइजेशन होगा, चौथा इम्प्लांटेशन होगी, गेस्टेशन होगा एंड पार्चुरेशन होगी। ये सब पॉइंट हम लोग काफ़ी डिटेल से स्टडी कर चुके थे। मानव जनन की प्रमुख घटनाएँ, प्रमुख घटना में पहला जो घटना है वो क्या होगा दोस्त? हम लोग इस सब के बारे में काफ़ी बढ़िया से पढ़े थे। युग्मक जनन होगा, ठीक है, जिसमें पुरुष में शुक्राणु और स्त्री में अंडाणु का निर्माण होगा। फिर विडेसेचन में क्या होगा? तो शुक्राणु का स्थानांतरण होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होगा। निषेचन में क्या होगा? तो युग्मकों का संलयन होगा। युग्मनज जायगोट का फिर उसके बाद निर्माण होगी। फिर इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय से चिपकना, ये भी घटना घटित होती है। उसके बाद संघभरता, भ्रूणीय परिवर्तन होगा और प्रसव, पार्चुरेशन, शिशु का जन्म होगा। ये सब बातें पढ़ लिए थे। फिर पुरुष जनन तंत्र में प्राथमिक अंग जो प्राइमरी ऑर्गन जो होता है वो टेस्टीज होता है। टेस्टीज जो है वो पेल्विक रीजन में अवस्थित होता है। ये बात हम लोग स्टडी किए थे। इसमें एक जोड़ा वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष, जिसको स्क्रोटम कहेंगे, में उपस्थित होता है। ये भी देखे थे। वृषण कोष शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान करके रखता है, जिसके कारण शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु जनन होती है। ठीक है, ये बात देख लिए थे। प्रत्येक वृषण में 200 से 250 कंपार्टमेंट होती है। प्रत्येक वृषण में एनसीईआरटी बताती है 200 से 250 कंपार्टमेंट होता है, जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल भी कहेंगे। वृषण का लंबाई देखे थे तो 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर है। तो ये बातें आप याद रखिएगा। चौड़ाई से डायरेक्ट याद किया 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये ट्रिक हुआ। फिर आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वृषण की आंतरिक संरचना, मतलब ये जो टेस्टीज है, ये टेस्टीज जो दोनों देख रहे हैं, ये जो आप टेस्टीज देख रहे हैं, ये टेस्टीज जो है वृषण, और ये स्क्रोटम है उसमें जो अवस्थित है। तो इसकी आंतरिक स्ट्रक्चर देखेंगे, मतलब पेनिस के जस्ट नीचे जो मेल है वो टच कर सकते हैं और अपना फिल कीजिएगा तो देखिएगा उसकी आंतरिक स्ट्रक्चर, मतलब अंदर से वो कैसे निर्माण है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। वृषण की आंतरिक संरचना, टॉपिक लिख लीजिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज। ठीक है, एक एक लाइन को समझिएगा। देखिए, यही वो इम्पोर्टेंट फिगर है जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। ये फिगर याद रखिएगा। ये है शुक्राणु जनन, शुक्राणु का यहाँ पे जनन होती है। ये कौन है दोस्तों? शुक्राणु जनन है। उसके बाद ये है सर्टोली सेल, ये जो आप दिख रहे हैं, ये जो है ऐसे बहुत सारा सर्टोली सेल, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो ये है सर्टोली सेल है। क्या दोस्त? ये सर्टोली सेल। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ पे डॉटेड जो दिया गया है, ये डॉटेड, ये डॉटेड, ये डॉटेड, ये डॉटेड, ये कुछ और नहीं, तो ये है लीडिंग सेल। क्या दोस्त? ये लीडिंग सेल है। तो शुक्राणु जनन, सर्टोली कोशिकाएं और लीडिंग सेल, लीडिंग कोशिकाएं, सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए इसका स्टेटमेंट, इस फिगर का स्टेटमेंट देखिए। पहला देखिए, पहला स्टेटमेंट देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रत्येक वृषण पालिका में, मतलब प्रत्येक वो जो कंपार्टमेंट होता है, जो 2 से 250 कंपार्टमेंट बोले, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, प्रत्येक वृषण पालिकाएं में 1 से 3 शुक्राणु जनक नलिकाएं, जिसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहेंगे, वो होती है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, 200 से 250 कंपार्टमेंट होता है और प्रत्येक कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। तो टोटल कितना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो जाएगा? तो 200 को 3 से गुना कीजिए तो 600 हो जाएगा, और 250 को 3 से गुना कीजिए तो
600 और 150 750, मतलब 600 से 750 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जाएगा प्रत्येक वृषण पालिका में, मतलब पूरे टेस्टीज में। ये ऑन एंड ओवर याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए शुक्राणुजनक नलिकाएं के बारे में। शुक्राणुजनक, जहाँ पे शुक्राणु का फॉर्मेशन होती है शुक्राणुजनक नलिकाएं में, ठीक है। शुक्राणुजनक नलिका में 2 प्रकार की कोशिका होती है। कितने प्रकार की कोशिका होगी? तो 2 प्रकार के, 2 टाइप्स के सेल इसमें पाया जाएगा। पहला को बोलेंगे मेल जर्म सेल, नर जर्म कोशिकाएं। मेल जर्म सेल इंग्लिश में होगा मेल, हिंदी में होगा नर जर्म कोशिकाएं, इसका इंग्लिश लिख सकते हैं मेल जर्म सेल, जहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होगा, मतलब शुक्राणु जन्म लेगी, इसलिए इसको हम लोग शुक्राणु जन्म भी कहते हैं, शुक्राणु जन्म भी कहते हैं। यहाँ अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु बनते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा दोस्त? अर्धसूत्री डिवीजन होगी। अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु का निर्माण होगा किसमें? तो मेल जर्म सेल में, मतलब नर जर्म कोशिकाएं शुक्राणु जन्म में। सटोली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। ये जो जर्म कोशिका बनी है सटोली सेल, मतलब 2 प्रकार का सेल था, एक शुक्राणु का निर्माण करवाया और दूसरा ये जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती, पहला दूसरा को पोषण प्रदान करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शुक्राणुजनक नलिकाएं में 2 प्रकार की कोशिका होगा। पहला कोशिका जर्म सेल होगा, जो शुक्राणु अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है, और दूसरा कोशिका सटोली सेल होगा, जो जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। उम्मीद करती है ये पॉइंट समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो एक बार फिगर का क्विक रिकैप फिर से ले लेते हैं। ये फिगर है, इंपॉर्टेंट फिगर, याद रखिएगा। इसमें ये जो पॉइंट देख रहे थे ये शुक्राणुजनक है, उसके बाद ये सटोली सेल है। सटोली सेल क्या होती है अभी देख लीजिए। सटोली कोशिका जो होती है जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है, यहाँ पे अभी हम लोग स्टेटमेंट में देखे भी थे। और नीचे है लीडिंग सेल, लीडिंग कोशिकाएँ, और इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं ये देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए शेष इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी पढ़ लीजिए। नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र अंतराली अवकाश में लीडिंग कोशिकाओं, देखिए बाहरी क्षेत्र में ये नलिका जो होती है उसके बाहरी क्षेत्र में बाहरी क्षेत्र को हम लोग अंतराली अवकाश कहेंगे। अंतराली अवकाश में मतलब बाहरी क्षेत्र में लीडिंग सेल पाई जाती है। कौन सा सेल दोस्त? लीडिंग कोशिकाएं, जिसको इंग्लिश में लीडिंग सेल भी कहेंगे, ये पाई जाएगी। तो लीडिंग सेल कहाँ पाई जाएगी? तो वो जो नालिका थी, नालिका के बाहरी क्षेत्र अंतराली अवकाश में एक सेल पाई जाएगी जिसको हम लोग लीडिंग सेल भी कहेंगे। लीडिंग कोशिकाएं पुंजन एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो दोस्त लीडिंग सेल आप देख रहे हैं, ये लीडिंग कोशिकाएं किसका निर्माण करती है? तो एंड्रोजन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? पुंजन भी कहेंगे। इसका ये स्रावन करती है, उत्सर्जन करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को आप याद रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं पुरुष जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसमें हम लोग देखेंगे सहायक नलिकाएं व ग्रंथियां, सहायक नलिकाएं एवं ग्रंथियों के बारे में। ये पुरुष जनन तंत्र का सहायक नलिकाएं, सहायक डक्ट, एसेसरी डक्ट एंड एसेसरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एसेसरी डक्ट क्या होगा, सहायक नलिकाएं में क्या क्या आएगी। तो पहला होगा वृषण जालिका, जिसको रेड टेस्टिज भी कहेंगे। दूसरा होगा शुक्र वाहिकाएं, जिसको वास इफरेंटिया भी कहेंगे। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा, वास इफरेंटिया। तीसरा है इपिडिडायनेमिस, जिसको हम लोग हिंदी में अधिवृषण भी कहेंगे। और चौथा है वास डिफरेंस, जिसको हिंदी में शुक्र वाहक भी कहेंगे। तो ये जो है रेड टेस्टिस, वास इफरेंटिया, इपिडिडायनेमिस एंड वास डिफरेंस जो है ये एसेसरी डक्ट में आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला देखेंगे मेल एसेसरी डक्ट, ठीक है। सहायक ग्रंथियां, जिसको इंग्लिश में हम लोग मेल एसेसरी डक्ट भी कहेंगे, ग्लैंड भी कहेंगे। तो इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए मेल एसेसरी ग्लैंड में क्या पाया जाएगा? तो एक जोड़ा शुक्राशय, जिसको हम लोग एक जोड़ी सेमिनल वेसाइकल भी कहेंगे। एक जोड़ा सेमिनल वेसाइकल, एक जोड़ा का मतलब क्या? 2 के संख्या में, 2 के संख्या में सेमिनल वेसाइकल होगा, जो लेफ्ट और राइट दोनों में होगा। फिगर में देखिएगा एक प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, और एक जोड़ा मतलब 2 की संख्या में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी पाया जाएगा। तो ये सब उसकी सहायक ग्लैंड हैं। कौन? सेमिनल वेसाइकल, जो एक जोड़ा में होगा, मतलब 2 की संख्या में होगा। एक होगा प्रोस्टेट ग्लैंड, मतलब एक ही होगा।
एक जोड़ा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का मतलब एक ही, मतलब 2 बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होगा। अब इसका काम देखिए क्या होता है। इसके स्राव से शुक्रिय प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा बनता है। इसके स्रावन से क्या बनता है दोस्तों? सेमिनल प्लाज्मा बनता है, जो फ्रुक्टोज, जिसमें फ्रुक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम से भरपूर होता है। मतलब ये जो सेमिनल प्लाज्मा है, इसमें फ्रुक्टोज भी पाया जाएगा, कैल्शियम भी पाई जाएगी और एंजाइम भी पाया जाएगा, जो ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है स्पर्म के मोटिलिटी में। मतलब स्पर्म एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, उसमें ये बहुत बड़ी रोल अदा करती है। नोट में लिख लीजिएगा एक पॉइंट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स का स्रावन लुब्रिकेशन में मदद करता है। ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है जो 2 की संख्या में, मतलब एक जोड़ी में है, ये पेनिस के लुब्रिकेशन में भी हेल्प करती है। मतलब उसके लुब्रिकेशन में, जिसको हिंदी में स्नेहन भी कहेंगे, स्नेहन में क्या करती है दोस्तों? ये हेल्प करती है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, इसको नोट में आपको लिख लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो भी बातें पढ़ाया गया है समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। वृषण की आंतरिक संरचना देखिए। प्रत्येक वृषण नलिकाओं में 1 से 3 शुक्रजनन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाएगी। ऐसे करके बताते तो पता चलेगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाएगी। शुक्रजनन नलिकाओं में 2 प्रकार की कोशिकाएं होंगी। पहला कोशिका को बोलेंगे नर जर्म कोशिका, मेल जर्म कोशिका बोलेंगे। पहला को नर जर्म कोशिका, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु बनता है। दूसरा सर्टोली कोशिकाएं होगा, जो जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। उसके बाद आगे देखिए, नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र में अंतराली अवकाश में लीडिंग कोशिकाएं होती है। और ये लीडिंग कोशिकाएं, फिर आगे देखिए, लीडिंग कोशिकाएं पुंजन एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन करती है। और ये फिगर दिया गया था, ये फिगर में ये सब हम लोग अभी ये पढ़े हैं, ठीक है। ये शुक्राणु जनन का फिगर है। उसके बाद ये सर्टोली सेल का है, शुक्राणु जनन, सर्टोली सेल और लीडिंग कोशिकाएं, सबका काम भी देख लिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं पुरुष जनन तंत्र में। सहायक नलिकाएं और ग्रंथियां देखिए। सहायक नलिकाएं में कौन कौन आई थी? तो रेड टेस्टिज आई थी, उसके बाद वास इफरेंटिया आई थी, एपिडिडायनेमिस आई थी, वास डिफरेंस आई थी। इसका कार्य क्या है? तो शुक्राणुओं का भंडारण और स्थानांतरण ये करती है। भंडारण भी करेगी शुक्राणु को और स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती भी है, ठीक है। सहायक नलिकाएं, ये समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग सहायक ग्रंथि या एसेसरी ग्लैंड में देखें। तो एसेसरी ग्लैंड में कौन कौन आया था? तो एक जोड़ा सेमिनल वेसाइकल आई थी, 1 जोड़ा, मतलब 2 की संख्या में सेमिनल वेसाइकल। एक प्रोस्टेट ग्लैंड आया था, 2 आई थी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आई थी। इसके स्रावन से सक्रिय प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा बनता है, जिसमें फ्रुक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो आज की क्लास में यही हम लोग स्टडी किए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी सजेशन दोस्त देना चाहेंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।